एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डीआर लर्न में। और आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इस तरीके से हम 10 क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सीटेट के लिए, एमपीटेट के लिए, किसी के लिए भी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीडीपी के, उनको हम करते हैं यहाँ पे। ओके, देखेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आप सभी लोगों को पता है, ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा था और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया इस क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। देखेंगे इसके ऑप्शंस को। तो जीन पियाजे, तो जीन पियाजे ने ऐसा नहीं बोला है, ये सीधा सीधा आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, इनके हिसाब से बुद्धि आपकी एक प्रकार की नहीं होती है, बल्कि बुद्धि क्या है, एक बहुत सारी एंटिटी नहीं की बहुत प्रकार की बुद्धि यहाँ पर हो सकती है। ओके, देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे ये खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। यह किसका आपका जो ये एक सीधा सीधा किस्सा है आपका जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप दिखाता है कि लड़के गुड़िया नहीं खेल सकते हैं। ऐसा किसने कह दिया, कहाँ लिखा है? बल्कि ये हमारे समाज ने हमारे जेंडर में ये चीज़ें भर दी हैं कि लड़कियां हैं तो उनको मतलब लड़की का नाम आते ही दिमाग में आता है किचन, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरीके से, और लड़कों का नाम तो ये लगता है फुटबॉल, ये सारी चीज़ें। बट आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रूढ़ियाँ जो है आपकी टूट रही हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही अपना अमेजिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं हर क्षेत्र में, तो ये रूढ़िवादिता टूटनी भी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है कि अगर आप ये कहते हो कि लड़कियां सिर्फ खिलौने खेलेंगी, घर का काम करेंगी, लड़के ये नहीं खेलेंगे, तो ये आपकी जो जितनी बातें होती है ना, ये सारी आपकी जेंडर रूढ़िवादिता के अंदर आएंगी। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। ओके, यदि वह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन पर क्या करता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को आप क्या कहोगे? देखो, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एवोल्यूशन या आपका असेसमेंट होता है वो आपका 3 तरीके का होता है। एक तो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है, उसके बाद रचनात्मक होता है, और एक आपका होता है डायग्नोस्टिक यानी कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो यहाँ पे हम देखें योगात्मक कौन सा होता है। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, जब हम लोगों के टाइम पे 6 महीने में एक बार एग्जाम हाफ ईयरली करा लिए, उसके बाद 6 महीने में लास्ट में फाइनल में एग्जाम करा लिए, तो ठीक है, इसको कहते हैं सम्मेटिव असेसमेंट। तो ये हमारे टाइम पे होता था, ये भी नहीं होता था। लेकिन जब आप बच्चे को मतलब हर सप्ताह या इस तरीके से आप देखते रहते हो, एक एक सीढ़ी आप बच्चों को देखते रहते हो, करते रहते हो, तो हर महीने में 2 बार 3 बार, तो इस तरीके से जो उनका कंटिन्यूअसली जो उनका असेसमेंट चलता है वो क्या है, वो आपका रचनात्मक असेसमेंट यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हम उसको कहते हैं। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित जी नहीं, बिल्कुल भी निरुत्साहित नहीं करना है, आपको उत्साहित करना है। ओके, ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद है आपका भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लेनी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। बिल्कुल ही सही है आपका, ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा, यानी कि अगर ज़्यादातर विद्यार्थी इंग्लिश बोल रहे हैं, उसमें 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी बोल रहे हैं, तो क्या आप उनको निकाल दोगे क्लास से? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। फोर्थ को भी देख लेते हैं। एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य सबकी उपेक्षा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई? देखो, आपको प्राथमिक स्तर पर बच्चे को इनकरेज करना है ताकि वो अपने विचारों को, अपने सवालों को आपके सामने रख सके, अपनी अभिव्यक्ति कर सके। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को मतलब होना चाहिए। देखेंगे अपने ऑप्शन। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। पूर्व निर्धारित, भाई पहले से ही आपने निर्धारित कर दी है, तो केवल तो पहले ही आपका निगेटिव है, तो ये नहीं होगा। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल समस्या का समाधान करे ऐसी होनी चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समलोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। अन्वेषण खोज आधारित होनी चाहिए, सीधा सीधा एनसीएफ कहता है कि खोज आधारित हमें लर्निंग चाहिए। तो आपका जहाँ पे फर्स्ट नहीं होगा वो आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, और आपका सेकेंड, इसमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका सही है। तो इसमें आपका फर्स्ट सेकेंड ये गलत है, फर्स्ट इसमें भी गलत है, ये भी आपका गलत है। इसमें आपका था सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो इसमें जो नंबर मिला था वो सबको एक प्लस पॉइंट मिला था, क्योंकि इसमें आंसर ही इन्होंने गलत दिया था ऑफिशियल पेपर में। ओके,
तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षक हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य, यानी कि क्लास है उसमें बच्चे हैं तो शिक्षिका क्या करती है, होशियार जो बच्चे बैठे रहते हैं आगे दो चार उनसे पूछ लेती है और वहां पर उसको फिनिश कर देती है। पाठ्यक्रम को जल्दी खत्म करने के लिए जो अध्यापिका है आपकी वो क्या कर रही है, पाठ्यक्रम पूरा करने न्याय उचित। क्यों भाई न्याय उचित, क्या तुमने दो चार बच्चों से पूछ लिया तो क्या वो न्याय हो गया? और जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या उन्हें हमें बताना टीचर का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को अच्छा जी बिल्कुल कौशल नहीं है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। सभी विद्यार्थियों के समान सम्मेलन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली कहाँ हो रहा? भाई दो चार बच्चों से ही तो आपने पूछा, सारे बच्चे तो उसमें सम्मिलित भी नहीं हुए। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, यानी कि सबको समान अवसर वहां पे नहीं मिल पा रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। गुणज वैफल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? यानी कि गुणज वैफल्य कहते हैं डिसकैलकुलिया, यानी कि जिसको गणना संबंधी प्रॉब्लम होती है ऐसे बच्चे को। तो उसमें देखेंगे हम अपने ऑप्शंस को। कार्य पूरा करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना। भाई एक तो वो पहले ही उसे दिक्कत हो रही है, आप सख्त सीमा सख्त है ना, आपका केवल है, इस तरीके की कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं, इनको हमेशा ध्यान रखा करो। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन यानी कि कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना चाहिए। ये सही है क्योंकि उसे दिक्कत हो रही है, तो इस तरीके से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। थर्ड देखेंगे हम, वाक्यांश में मौजूद प्रश्न की जानकारी को निश्चित प्रश्न ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। जी नहीं, उतना ही नहीं पढ़ पा रहा उसमें आप अतिरिक्त और जोड़ दो। सिर्फ मानकीकृत, ओनली, सिर्फ, केवल, इस तरीके के आपके वर्ड निगेटिव होते हैं, तो आपका ऑप्शन इसमें सेकंड सही हो जाएगा। देखेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? यानी कि दृष्टिबाधित है वो, तो इसमें क्या है, स्पर्शिक ग्लोब, यानी कि स्पर्श से आप ग्लोब को समझ लो, तो ये तो सही है आपका। छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, छोटे अक्षर वाली पुस्तकें, तो भाई वो पहले ही नहीं है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, ये तो सही है। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, तो आपका इसमें ऑप्शन जो 2 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे, जब भाई उनको देखने में दिक्कत है और आप छोटे छोटे अक्षरों में और लिख दोगे तो ये तो उनके प्रति नाइंसाफी ही होगी ना एक तरीके से। 9th देखेंगे हम अपना। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जो लोग जूझते हैं। ए और आर दोनों ही इसमें सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत आ रहे हैं इस टाइम पे, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने दोनों ही चीज़ों को बताया कि जो बच्चे आपके हैं ना, तो इसमें क्या करना चाहिए, श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। और फिर क्या होता है कि विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उनकी सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें इस तरीके की शिक्षण टेक्निक को अपनाने की ज़रूरत वहाँ पे होती है। ये आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, और अगर आपको ये समझ में आता है तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। इससे क्या होता है, देखो जब भी आप किसी चीज़ को लिखते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन में वो चीज़ रह जाती है ना, तो लिखा जरूर कीजिए। अगर आपको आंसर पता है तो आप इसको बताया जरूर कीजिए। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? सृजनात्मकता, सीधी सीधी क्रिएटिविटी किससे जुड़ी होती है? क्रिएटिविटी से। मैंने आपको बता भी दिया है, बहुत बार ये आंसर बता चुकी हूँ मैं, तो आप लोग इसको मुझे लिख के बताइएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपका ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। जय हिंद।